हेलो, जय हिंद भावी होमगार्ड साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 जीके जीएस का संपूर्ण हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। जीके जीएस के होमगार्ड के लिए जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जीके और उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए हम लोग इसके लिए बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले तो पेपर हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग पुलिस और एसआई, जेल वार्डन, जो है जूनियर असिस्टेंट, इन सभी के क्वेश्चनों को हम लोग धीरे धीरे इंक्लूड करते चलेंगे और उससे रिलेटेड लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग भी इसमें रिलेट करते चलेंगे। जो हम इसमें क्वेश्चन तो कम करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन हम रख रहे हैं इसमें, लेकिन वो 20 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसका शासन काल कब था? 187 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व से कब तक रहा? 180 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। अर्थात बहुत कम समय तक इसने शासन किया। इसकी हत्या एक परेड के दौरान इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। और मौर्य राजवंश का पूछी कि स्थापना किसने की? तो मौर्य राजवंश की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना कर दी थी। और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने करने के बाद पुष्यमित्र ने किसकी? शुंग वंश की नींव रख दी थी। किसकी? शुंग वंश की। अर्थात इसके बाद, हत्या के बाद, इस राजवंश यानी मौर्य राजवंश समाप्त हो गया। उसके बाद इसने शुंग वंश की नींव रख दी थी। तो शुंग वंश की नींव किसने रखी? तो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग ने फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु अर्थात बारिश के मौसम में मुख्य रूप से कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कजरी सही हो जाएगा। कजरी मुख्य रूप से सावन के महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? कजरी सही हो जाएगा। और विरहा पूछे, विरहा कहाँ गाया जाता है? तो विरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है जो कि दर्द और जुदाई को व्यक्त करता है। चैती कहाँ? चैत माह में। चैती कहाँ पे गाया जाता है? चैत माह में गाया जाता है, बसंत ऋतु में। और सोहर जो होता है, सोहर बच्चे के जन्म के अवसर पे ये एक लोकगीत है, गाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। 1909 में इन्होंने गुजराती भाषा में इसको 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को 1909 में किसमें? गुजराती भाषा में इसको लिखा था। जब वे दक्षिण अफ्रीका से कहां जा रहे थे? साउथ अफ्रीका से जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, उस समय इसको हिंद स्वराज की पुस्तक को लिखा था, जिसमें इन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता की आलोचना और निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में विचार व्यक्त किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश, राज्य और यूटी को देख लेते हैं कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला देश की बात करें तो केवल एक देश इससे उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। और उसके बाद एक यूटी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? नई दिल्ली इसके साथ सीमा साझा करता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ 8
जो राज्य हैं इससे सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, झारखंड, और बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 में किसके बारे में बताया गया है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसमें भी अनुच्छेद 20 में भी 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई। इस संरक्षण में 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। एक होता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, 3 प्रकार के कौन कौन से? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। दूसरा होता है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात एक अपराध के लिए एक दंड का ही प्रावधान है। और तीसरा क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। और भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल नंबर 19, इसका हम लोग जिक्र पिछली क्लास में कर चुके हैं। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 से संबंधित है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? 21 में है। तो 19, 20, 21 3 ध्यान रखिए, आसपास करते चलते हैं। 19 भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1975 आपातकाल घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल कब घोषित हुआ? 25 जून 1975 तक। और कब तक चला? ये चला था 21 मार्च। कब तक चला था? 21 मार्च 1977 तक। 1977 तक ये चला था। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चला। और इस समय प्रधानमंत्री पूछे कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री इस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी हो जाएगा। और ये लगभग कितने 21 महीने तक चला था। 21 महीने तक ये कितना 21 मंथ तक चला था ये आपातकाल। अब तक ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? तो 3 बार। भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, एक है 1971 में भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाक के बीच जब युद्ध हुआ तब। और ये क्या है? इंडिया और चाइना के बीच, यानी कि भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध। और इसके बाद 1975 में आंतरिक जो ये है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो 3 बार। नेक्स्ट है, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो सीजीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब? 12 अप्रैल 2017 को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पे सहमति दी। और जिसके बाद यह कानून 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2017 से। इसलिए
1 जुलाई अर्थात जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। पूछा जाता है कि ये कौन से संविधान, जीएसटी जो होता है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की मुद्रा। पूछा है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक सबसे बड़ा देश है। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा हो जाएगी कजाकिस्तानी टेंगे हो जाएगी, कजाकिस्तानी टेंगे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो अस्ताना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्ताना इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसके पूर्व में इसकी राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान थी। इसकी पूर्व राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान थी। नूर सुल्तान इसकी पूर्व राजधानी थी। वर्तमान में क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, पूर्व में राजधानी क्या थी? नूर सुल्तान थी। इसका सबसे बड़ा शहर, कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? अलमाटी शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलमाटी शहर हो जाएगा। रूबल कहाँ की मुद्रा है? ये रूस की मुद्रा है। कहाँ की? रूस की मुद्रा है। और सोम कहाँ की मुद्रा है? किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी सोम। और रियाल पूछे, रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की, रियान, कतर, यमन, ओमान जैसे इन देशों की मुद्राएं क्या हो जाएगी? रियाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? इनमें से पूछा है वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा, टीबी और टाइफाइड ये तो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन पोलियो जो होता है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इसका वायरस, ये जो वायरस होता है पोलियो वायरस, इसका नाम क्या है? पोलियो वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस का नाम ही है पोलियो वायरस, जो कि ये किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोलेरा जो होता है अर्थात हैजा जो होता है, हैजा इसके बैक्टीरिया का नाम, जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? कोलेरा का नाम है विब्रियो कॉलरी है। क्या है? विब्रियो कॉलरी हो जाएगा। विब्रियो कॉलरी इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। और टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी बोलेंगे? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के उत्पादन के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे पीतल नगरी बोलते हैं। मुरादाबाद को क्या बोलते हैं? पीतल नगरी बोलते हैं। और कानपुर को क्या बोलते हैं? कानपुर इसे भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। बहुत पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर कानपुर। या फिर इसे चमड़ों का शहर पूछते हैं। चमड़ों का शहर क्या है? तो चमड़ों का शहर हो जाएगा कानपुर। चमड़ों का शहर ये भी हो जाएगा कानपुर। और ताले के उत्पादन के लिए, ताला के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये क्या है? अलीगढ़ ताले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पीतल की बात हुई है तो साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल जो होता है ये किसके मिश्रण से बनता है? पीतल जो होता है तांबा और जिंक के मिश्रण से। तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। इसका आप लोग सुने ही होंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं? अचर्चित जो ट्रिक है पिताजी बोलते हैं इसको। पिताजी, पीतल प्लस पिताजी, तो जो पीतल होता है तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। पीतल किससे बना होता है? तांबा प्लस जिंक से। तो यहाँ पे पीतल नगरी पूछा है तो मुरादाबाद ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मैरी कॉम, इसके बारे में पीछे भी हम लोग
जिक्र किए हैं। तो मैरी कॉम, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, वो एक फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड की, तो उसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है किस खिलाड़ी के ऊपर पहले फिल्म बन चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो मैरी कॉम की आत्मकथा देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या था। तो मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से, ये कहां से है? मणिपुर राज्य से हैं, और ये 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कुछ प्लेयर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट जो प्लेयर हैं उनको ही हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। क्या है? ये क्या है? माई कंट्री माई लाइफ, ये तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। गोल्डन गर्ल्स पीटी उषा की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ ये किसकी है? युवराज सिंह की है, यूजी की है। और माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है। एक सचिन तेंदुलकर की पूछते हैं, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी हो जाएगी? सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की हो जाएगी। और एक थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह की पूछा जाता है। मिल्खा सिंह की क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। किसकी? मिल्खा सिंह की क्या है? मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। तो अनब्रेकेबल जो है एमसी मैरी कॉम की है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जिसे झरना भी बोलते हैं। जलप्रपात जो होता है ऐसे स्थान, अर्थात नदी का पानी एक ऊर्ध्वाधर ढलान या चट्टान से नीचे गिरता है, उसको वाटरफॉल या फिर झरना बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको जलप्रपात बोलते हैं। तो पूछा है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। और किस नदी पे? तो इंद्रावती नदी पर। कहां पे है? इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा, पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात ये कहां पे है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक में स्थित है। और वाराही नदी पर। कौन सी नदी पे? वाराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, वाराही नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। एक और पूछा जाता है जो कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, धुआंधार जलप्रपात ये कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात कहां पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह कहां पे? नर्मदा नदी पर। कहां पे? नर्मदा नदी पर स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात किस लिए पूछा गया है? क्योंकि इसको चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा वाटरफॉल इसको बोलते हैं। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, वाराही नदी पर। और मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम गुणों वाला कोयला जिसमें 80 से 90% तक कार्बन होता है, वह कौन सा है? तो सर्वोत्तम गुणों वाला जिसमें कि कार्बन सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कोयलों में जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है वो उसको बोलते हैं, वो सबसे अच्छा कोयला है। तो कुछ हम क्रम बता देते हैं इसको कि सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो एंथ्रेसाइट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस आता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस,
फिर लिग्नाइट आता है, लिग्नाइट, फिर उसके बाद पीट आता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये इनका क्रम है। सबसे अच्छा कोयला की बात करें तो एंथ्रेसाइट होता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट होता है। इस क्रम में याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट जिसमें कि 80 से 90% तक कार्बन होता है, और बिटुमिनस में 45 से लेके 80% तक कार्बन होता है। और लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें 25 से लेके 30% तक कोयला, और अप्रॉक्स ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है, जो कि इससे 30% से भी कम या 40% से भी कम बोल सकते हैं कि उससे कम इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो सर्वोत्तम गुणों वाला कोयला एंथ्रेसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा का सबसे ऊंचा पद पूछा है कि सबसे ऊंचा पद कौन सा है जो एक राज्य पुलिस बल का नेतृत्व करता है। तो सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का पद, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का पद सबसे ऊंचा है। और सबसे नीचा पद कौन सा हो जाएगा, वो कांस्टेबल या पुलिस स्टेशन जो होता है, पुलिस कांस्टेबल का पद होता है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और कांस्टेबल आते हैं। तो सबसे नीचा वाला पद जो होता है वो कांस्टेबल का होता है, और सबसे ऊंचा पद क्या होता है, डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर जो प्राथमिक दस्तावेज तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर जो प्राथमिक दस्तावेज प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको FIR बोलते हैं। कई बार FIR का फुल फॉर्म भी पूछ जाता है कि FIR का फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। कई बार इंग्लिश ही काम आता है, आप हिंदी में पढ़ के जाएंगे और दे दिया इंग्लिश में, इसको भी फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए कई बार इंग्लिश जरूरी है, इसलिए हम लोग इसमें हम साथ में बाइलिंगुअल कराते चले हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर प्राथमिक दस्तावेज क्या होता है, FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्जशीट क्या होता है। चार्जशीट वो दस्तावेज होता है जो पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में दाखिल करते हैं, उसको बोलते हैं चार्जशीट, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है जो सभी गणनाएं, कैलकुलेशन और निर्णय लेता है। सभी गणनाएं भी करता है और निर्णय भी लेता है, और उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। वो क्या है, तो वो CPU है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पिछले क्लास में हम लोग इसके देखे थे कि रैम का पूरा नाम और रोम का पूरा नाम ये भी पूछा जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लिख ही देते हैं। और रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी, ये किसका, रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मदरबोर्ड जो होता है मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जो कंप्यूटर के घटकों का एक साथ जोड़ता है, वो होता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई। तो लखनऊ जो घराना है उसकी नींव उस्ताद बख्शू खान और मोदू खान के द्वारा रखी गई। बख्शू खान और मोदू खान के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई। लखनऊ घराना विशेष रूप से, ये जो लखनऊ घराना है विशेष रूप से कथक नृत्य शैली के लिए, किसके लिए, कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है। तो ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है,
जिप्सम का रासायनिक नाम है। और CaSO4 इंटू हाफ H2O कर दें तो किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का रासायनिक नाम हो जाएगा, POP का फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कुछ फार्मूला देख लेते हैं और उनके रासायनिक नाम इसको क्या बोलते हैं। एक होता है CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर या खड़िया बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और एक होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा चूना बोल दें, बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस पूछे ये किसका सूत्र है? तो ये बूझा चूना कैल्शियम, देखेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, जिसमें पानी आ गया समझिए कि बुझ गया, पानी से क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, पानी से बुझ गया तो ये जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इतनी चीजें फिलहाल इसमें ध्यान रखिएगा कैल्शियम से रिलेटेड। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और 1974 में इसको पहली बार मनाया गया था। 1974 में पहली बार मनाया गया था और इस समय 2025 चला है। तो 2025 की इसकी थीम क्या है? इसकी जो पर्यावरण दिवस है इसकी थीम, हर साल अलग अलग थीम मनाए जाते हैं, तो इस साल इसकी थीम क्या है 2025 की? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। तो इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं अर्थात बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 2025 की थीम है। और ओजोन परत एक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लावणी किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावणी जो है ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। लावणी कहाँ है? महाराष्ट्र का एक प्रमुख नृत्य है जो अक्सर ढोलकी के ताल पे किया जाता है। और गुजरात यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो गरबा हो जाएगा। गरबा यहाँ का हो जाएगा, कहाँ का? गरबा गुजरात का हो जाएगा। राजस्थान का पूछे तो घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। गणगौर हो जाएगा, गणगौर पूछा जाता है बहुत, गणगौर। और कालबेलिया हो जाएगा, कालबेलिया यहाँ का हो जाएगा, कहाँ का? कालबेलिया या घूमर, गणगौर और कालबेलिया, ये कहाँ का? राजस्थान का। गुजरात का गरबा हो जाएगा, महाराष्ट्र का लावणी हो जाएगा। और पूछा जाता है पंजाब का कौन कौन सा है? पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, याद रखिएगा, भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के, तो उत्तर प्रदेश का तो जानना ही है, नौटंकी, रासलीला और कजरी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा हो जाएगा? नौटंकी हो जाएगा, नौटंकी, रासलीला और कजरी ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।